क्योंकि वह जानता था कि यूरोप वाले जो युद्ध लड़ते हैं वह आधुनिक हथियार से और आधुनिक तरीके से लड़ते हैं। अगर हमारे सैनिकों को आधुनिक तरीके से अगर नहीं सिखाया गया है कि नहीं, तो ये युद्ध नहीं जीत पाएंगे। राइफल था जो तोड़ने के बाद कारतूस भरा जाता था, उसमें क्या भरा जाता था? कारतूस। इसकी ट्रेनिंग दी गई, मीर कासिम ने अपना ट्रेनिंग दिलवाया। और कैसे सैन्य शक्ति को, क्षमता को बढ़ाने के बाद ट्रेनिंग दिया गया? तो यूरोपीय गतिविधि से। कैसे? यूरोपीय गतिविधि से। यूरोप के सैनिकों को जिस तरीके से ट्रेनिंग दिया जाता था, मीर कासिम ने भी मुंगेर में सैन्य छावनी बना करके अपने सैनिकों को कारतूस भरने के लिए, लड़ने के लिए सोच में यूरोप की तरह ही अपने सैन्य शक्तियों को प्रशिक्षित किया। समझ में आ रही है बात? और साथ ही बारूद कैसे भरा जाएगा, माने राइफल में कैसे भरे जाएंगे, है ना, गोला बारूद कैसे चलेगा, इसकी भी भरपूर ट्रेनिंग अपने सैनिकों को मीर कासिम ने देने का काम किया। और यह सब छावनी कहां बनी? मुंगेर में। क्लियर हो गया? पूरी छावनी कहां बन गई? मुंगेर में। तो मुंगेर में राजधानी बनाने के पीछे मीर कासिम की क्या भावना रही थी, समझ में आ गया? अंग्रेज इधर चाह रहे थे कि मीर कासिम को तो हराना ही है। तब तक एक घटना घटती है, 1763 में कटवा का युद्ध होता है। मिल जाता है वहां पर मीर कासिम अंग्रेजों को और भिड़ जाता है वहीं पर। वहां पर मीर कासिम कमजोर पड़ता है, भाग जाता है। बीच में से युद्ध करते करते वो क्या होता है? भाग जाता है। कह सकते हैं कि एक तरह से वहां पर अंग्रेजों की विजय हो जाती है। क्या हो जाती है? विजय। तुरंत 1763 में एक और युद्ध होता है मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में, उसका नाम है गिरिया का युद्ध। उसमें भी वही बात होती है। मीर कासिम क्या होता है? 1-2-3 हो जाता है कि नहीं? भाग जाता है। जब भी कमजोर पड़ा है भाग गया। लेकिन अंग्रेज सोचा कि ये तो बार बार भाग जाता है, इसको हटाने के लिए ना हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, इसको मारने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये जब तक रहेगा तब तक तो बंगाल हमको मिलेगा नहीं। तब तक एक समय आ जाता है 1764, उदयनाला का युद्ध होता है मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में। समझे कि नहीं? उसमें बुरी तरह से वहां पे क्या हो जाता है, माने ये हार जाता है। लड़ाई को क्या करता है? ये हार जाता है। और जैसे ही यह लड़ाई को हारता है, अब बंगाल से इसको खदेड़ दिया जाता है। और जैसे ही बंगाल से भागता है अपनी जान बचा करके, तो जान कहां बचाने के लिए भागता है? अवध। बंगाल के ठीक बगल में कौन सा जगह है? अवध। और अवध का नवाब है उस समय सुजाउद्दीन। कौन है नवाब उस समय? सुजाउद्दीन। और अवध से ठीक ऊपर बढ़िएगा तो वहीं मिलेगा दिल्ली। क्या मिलेगा? दिल्ली। है कि नहीं? और दिल्ली में 1764 में बैठा हुआ है व्यक्ति, शाह आलम द्वितीय। कौन? शाह आलम द्वितीय बैठा हुआ है। और शाह आलम जब द्वितीय बैठा हुआ है तो मीर कासिम ने बात कहा अवध के नरेश को, सुजाउद्दीन को कहा। समझे कि नहीं? कि मेरी ये हालत हो गई है। सुजाउद्दीन ने सोचा कि जब अंग्रेज पूरे बंगाल को जीत लेगा तो उसके बाद तो फिर अवध पर चढ़ाई करेगा, यानी कि मेरे ऊपर चढ़ाई करेगा। अभी ही इसको रोका जाए, अभी ही इसको रोकना हमारे लिए मुनासिब है। ये दोनों मिलकर के कहां गए? दिल्ली। कहां गए? दिल्ली। और दिल्ली में भी शाह आलम द्वितीय को समझाने में सफल हो गए। शाह आलम द्वितीय को समझाने में ही सफल हो गए, क्योंकि उस समय मुगल साम्राज्य की सेना अब औरंगजेब के बाद धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। और शाह आलम द्वितीय ने सोचा कि वास्तव में बात सही है कि अगर अंग्रेजों को न रोका गया तो बंगाल के बाद अवध और अवध के बाद दिल्ली पर कब्जा करेंगे। क्यों ना हम लोग एक साथ मिल करके इसको हरा दें, है कि नहीं? और एक साथ रहेंगे तो भैया अवध का नवाब आप, दिल्ली का नवाब आप, बंगाल का नवाब हम ही ना रहेंगे, अंग्रेज को तो खदेड़ देंगे हम लोग। आ रहा है समझ में ना? अब मीर कासिम जो भागा था तो उसकी थोड़ा बहुत सैनिक होगी उसके पास। उस सैनिक के बदौलत और अवध का पूरा सैनिक और दिल्ली सल्तनत का जो सैनिक था एक साथ मिलकर के एक सेना का निर्माण किया, जिस सेना का नाम हो गया त्रिगुट सेना। कौन सा सेना? त्रिगुट सेना। त्रिगुट सेना लेकर के, है कि नहीं, इन लोगों ने निर्माण किया। इन लोगों के दिमाग में था कि हम तो बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए, है कि नहीं? अंग्रेज भी उस समय बहुत ताकत में आ चुके थे। और अब जो है से क्लाइव वहां का नेतृत्व करता नहीं था अंग्रेजों का। 1760 में उसको ब्रिटेन बुला लिया गया था, समझे कि नहीं? अब वहां का नया जो नेतृत्व करता था, समझे कि नहीं, नया गवर्नर कहिए या नया नेतृत्व करता कहिए अंग्रेजों का, वह था हेक्टर मुनरो। कौन था? हेक्टर मुनरो। और हेक्टर मुनरो इस तलाश में था कि मीर कासिम को किसी तरह से हम हराना है और पूरे बंगाल के क्षेत्र पर या पूरे बंगाल का हमको राजा बन जाना है या पूरे बंगाल पर कब्जा कर लेना है। यह अंग्रेजों की सोच थी। तब तक वह समय आ गया
उस समय था 22 अक्टूबर, लिखा हुआ होगा 22 अक्टूबर 1764, 22 अक्टूबर 1764, बिहार का वह जगह जिस जगह का नाम है बक्सर। बक्सर में एक तरफ त्रिगुट सेना, दूसरी तरफ अंग्रेज की सेना खड़ी हो गई युद्ध के लिए। फैसला होना था कि बंगाल का अब नया मालिक कौन होगा। त्रिगुट सेना, दोनों में जम करके युद्ध हुआ। त्रिगुट सेना और अंग्रेजों के बीच में हेक्टर मुनरो एक तरफ से नेतृत्व कर रहा था और दूसरे तरफ से 3 लोग नेतृत्व कर रहे थे, मीर कासिम, शुजाउद्दीन, शाह आलम द्वितीय। बात समझ में आ गई ना। लेकिन अंग्रेजों का जो लहर था, अंग्रेजों की सेना जो थी, अंग्रेजों का आधुनिक हथियार जो था, अंग्रेजों का नया जो तोप था, इन सारे चीजों के सामने इन तीनों की सेनाएं टिक नहीं पाई और वह बक्सर का युद्ध जो है अंग्रेज जीत जाता है और ये लोग तीनों हार जाते हैं। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की विजय हो जाती है और इस बात को जैसे ही इसकी सेना कमजोर पड़ती है ना, त्रिगुट सेना जैसे ही कमजोर पड़ती है तो दिल्ली का नवाब सोचता है कि नहीं, अंग्रेजों से टकराना हमारे लिए उचित नहीं है। अगर हम पूर्णतः अपने आप को हारा हुआ मानेंगे तब तो फिर सिर्फ बंगाल ही नहीं, हमको अब कहना हटाएगा कि नहीं हटाएगा, आज ही हटा देगा। इसलिए शाह आलम द्वितीय ने सबसे पहले जाकर के अंग्रेजों से संधि कर लिया। अंग्रेजों से क्या कर लिया? संधि कर लिया। हम इस युद्ध में न रहेंगे, अपनी सेना को पीछे हटा दिया। समझे कि नहीं? ठीक उसी तरह से शुजाउद्दीन ने भी क्या सोचा कि अब अपनी सेना को पीछे हटा लिया जाए, क्योंकि अंग्रेजों के सामने हम लोग टिक नहीं पाएंगे। और वस्तु स्थिति ऐसी हो गई कि मिर्जाफर अकेले हो गया, वहां से उसको भागना पड़ा। वह भाग करके अज्ञातवास में चला गया, किसी को खबर नहीं था कि मीर कासिम कहाँ चला गया। अंततः उसकी वहीं पे जहां पर अनजाने में कहीं मर गया होगा। और इस तरह से अंग्रेजों ने बक्सर का युद्ध बड़ी शानदार तरीके से जीत लिया। लेकिन जो संधि की बात हम कर रहे हैं, यह संधि हुआ था इलाहाबाद की संधि, और इलाहाबाद की संधि में बड़े बड़े चीज हुए थे जिसको हम कल बता देंगे। अभी वीडियो के यहीं पर स्टॉप कर दीजिए।